हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेटलर्जी, धातु निष्कर्षण। दोस्तों, पहले हमने हेमेटाइट अयस्क से आयरन की प्राप्ति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉपर पाइराइट से कॉपर की प्राप्ति पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति। बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट आप ज़रूर करें। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति निम्न पदों में होती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम Al धातु की प्राप्ति निम्न पदों में होती है। हाँ, जमीन से बॉक्साइट अयस्क निकला तो बॉक्साइट अयस्क को निकलते ही सबसे पहले जमीन से निकला उसका हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, चूर्णीकरण। तो पहला पद तो चूर्णीकरण ही होता है, चाहे वो कोई सा भी अयस्क हो। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति करेंगे तो सबसे पहले बॉक्साइट अयस्क का क्या करेंगे, चूर्णीकरण, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बॉक्साइट अयस्क का दो मशीनों से चूर्णीकरण करते हैं, आपको पता ही होगा, जॉ क्रशर व स्टाम्प मिल। जॉ क्रशर व स्टाम्प मिल की सहायता से चूर्णीकरण करते हैं, की सहायता से चूर्णीकरण करते हैं। क्लियर। तो बॉक्साइट अयस्क का सबसे पहले चूर्णीकरण करेंगे और चूर्णीकरण के लिए हम दो मशीन लेंगे, एक जॉ क्रशर और दूसरी स्टाम्प मिल। फिर जब अयस्क चूर्णित हो जाएगा तो चूर्णित होने के बाद हम, आपको पता ही होगा, हम क्या करते हैं, सांद्रण। अच्छा, तो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से करेंगे। सांद्रण की आपके पास 4 विधि हैं। एक विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक झाग प्लवन विधि और एक है निक्षालन। और आपको पता ही है कि बॉक्साइट अयस्क का निक्षालन करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करोगे कौन सी विधि से, निक्षालन विधि से। निक्षालन विधि बॉक्साइट की मैंने आपको दोस्तों 3 प्रकार की पढ़ाई थी, ध्यान है, बेयर विधि, हॉल विधि और सरपेग विधि। यदि बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि Fe2O3 और SiO2 की है तो बेयर विधि काम में लेते हैं। यदि बॉक्साइट में मुख्य अशुद्धि Fe2O3 की है तो हम हॉल विधि, और मुख्य अशुद्धि अगर SiO2 की है तो हम सरपेग विधि से निक्षालन करते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब बॉक्साइट अयस्क जो है इसका भर्जन, निस्तापन, भर्जन यही करना चाहिए ना इस समय। भाई सांद्रण हो गया, बॉक्साइट अयस्क में से मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि की अशुद्धियाँ निकल गई। अब बॉक्साइट अयस्क जो है इसका आगे क्या करोगे, सांद्रण के बाद क्या करोगे, इसका निस्तापन या भर्जन करेंगे, ठीक है।
निस्तापन या भर्जन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब हम सांद्रण करते हैं, जब हम निक्षालन करते हैं तो हमें लास्ट में एल्यूमिना प्राप्त होता है Al2O3। अब क्या करेंगे, Al2O3 पहले से ही ऑक्साइड अयस्क है, तो हम ऐसे तो नहीं कि भाई हमारा अब स्टेप आना चाहिए था ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति, सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति, पर जब हम सांद्रण करते हैं बॉक्साइट का तो हमें ऑक्साइड अयस्क ही मिलता है, Al2O3 मिलता है। तो अब Al2O3 से एल्यूमिनियम की प्राप्ति करेंगे, थर्ड स्टेप। Al2O3 जिसको बोलते हैं एल्यूमिना, तो ये थर्ड स्टेप है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की वैद्युत अपघटनी विधि पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। तो एल्यूमिना हमको मिल जाता है, आपको पता ही होगा, जब आप बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण करते हैं, निक्षालन करते हैं, तो आपको चाहे बेयर विधि हो, हॉल सरफेस कोई सी विधि हो, आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, आपको प्राप्त हो जाता है एल्यूमिना, Al2O3। अब एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विधि, जिसको हॉल हेराल्ट विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि भी जानते हैं, हॉल हेराल्ट विधि। ठीक है, तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करोगे। लड़का कहता है कि ऑक्साइड अयस्क से अगर धातु प्राप्त करते हैं तो अपचायक की हेल्प लेते हैं, ध्यान है क्या। पर मैंने कहा था आपको अपचयन की 4 विधि बताई थी, प्रगलन विधि, एल्यूमिनोथर्माइट विधि बताई थी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वैद्युत अपघटनी विधि, ये इस विधि का भी नाम लिया था मैंने, एक स्वतः अपचयन, 4 विधि बताई थी, प्रगलन, एल्यूमिनोथर्माइट विधि, स्वतः अपचयन और वैद्युत अपघटनी विधि। आपको ध्यान होगा अधिक क्रियाशील धातु जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि के ऑक्साइडों का वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा अपचयन कराया जाता है। तो इसलिए हम वैद्युत अपघटनी विधि पढ़ रहे हैं Al2O3 की, मतलब Al2O3 का एल्यूमिनियम में अपचयन वैद्युत अपघटनी विधि इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा किया जाता है। और इस विधि को किस नाम से जानते हैं, हॉल हेराल्ट विधि। पेपर में आ सकती है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट विधि। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे हॉल हेराल्ट विधि को। फटाफट यहाँ तक नोट कर लो, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे तो हॉल हेराल्ट विधि से, ये इंपॉर्टेंट विधि है, फटाफट नोट करो। पोज कर लो वीडियो को, फटाफट नोट कर लो। एक लास्ट वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर पर, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे बुक के, ठीक है। 2 नंबर का चैप्टर है, जो पढ़ाया गया है इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा हार्ड है, रटने का पोर्शन ज़्यादा है, पर समझ करके याद करें तो आसानी होगी, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो, तो हम इसको पढ़ते हैं एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की वैद्युत अपघटनी विधि, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, हॉल हेराल्ट विधि, ठीक है। तो अपनी हेडिंग हो गई, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की वैद्युत अपघटनी विधि या हॉल हेराल्ट विधि। तो हम इस विधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब इस विधि में समझो आप, देखो जो बॉक्साइट अयस्क है, इस विधि में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, जो बॉक्साइट अयस्क है ठीक है, और बॉक्साइट अयस्क का क्वथनांक जो होता है, बॉक्साइट अयस्क जो है इसका क्वथनांक होता है 2323 केल्विन, मतलब 2323 केल्विन। ठीक है, तो जब ये 2323 केल्विन है, इसका मतलब क्या है कि बॉक्साइट अयस्क जो है इसका क्वथनांक काफी उच्च होता है। 2323 केल्विन है को मतलब काफी उच्च है। अतः बॉक्साइट नहीं, हम एल्यूमिना की बात करेंगे, एल्यूमिना Al2O3, क्योंकि इस समय हमारे पास एल्यूमिना है, सही है।
और एल्यूमिना का क्वथनांक काफ़ी उच्च है। भाई हम हॉल हेराल्ट विधि पढ़ रहे हैं और हमारे पास है कौन, अब एल्यूमिना है और उससे एल्यूमिनियम की प्राप्त करनी है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की प्राप्ति करनी है। और एल्यूमिना का क्वथनांक होता है 23 केल्विन आता है। एल्यूमिना का क्वथनांक काफ़ी उच्च है। एल्यूमिना जानते होंगे Al2O3 आता है। एल्यूमिना का क्वथनांक काफ़ी उच्च है। तो एल्यूमिना जो धातु है इसका क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। साथ ही जो एल्यूमिना है यह पिघली हुई अवस्था में विद्युत की कुचालक होती है। मतलब एल्यूमिना को अगर पिघला लो तो पिघला लो तब भी इस पे अंदर Al2 अणु होंगे। एल्यूमिना को मैंने पिघला लिया मान लो तो इसके अंदर Al2O3 अणु है। ये विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन हो। एल्यूमिना पिघली हुई अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं आगे, साथ ही पिघली हुई अवस्था में या गलित अवस्था में, समझना ढंग से विधि को, साथ में पिघली हुई अवस्था में एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब मैं मान लो ये एल्यूमिना है, पिघली हुई अवस्था में है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करूं, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन नहीं होगा, मतलब एल्यूमिना नहीं टूटेगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया नहीं होगी। वैद्युत अपघटन की क्रिया तब होती है जब विलयन में धनायन और ऋणायन हो। ढंग से सुनो, वैद्युत अपघटन की क्रिया तब होती है जब विलयन में धनायन व ऋणायन हो। धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं, ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। सही है। अब एल्यूमिना तो पिघला ही नहीं। अगर एल्यूमिना पिघल जाता, मतलब मेरी बात समझो, एल्यूमिना तो आयन बना ही नहीं रहा है। एल्यूमिना विद्युत का कुचालक है, विद्युत धारा इस विलयन में इसमें प्रवाहित ही नहीं होगी। तो पढ़ रहे हो तुम वैद्युत अपघटनी विधि और एल्यूमिना पिघली हुई अवस्था में है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन, देखो अगर एल्यूमिना टूट जाता, मान लो एल्यूमिना अगर को हम पिघलाते और वो इस तरह से टूट जाता Al+3 और O-2, तो जो कैथोड है, कैथोड उस पर हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाती है। धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं और कैथोड पर Al+3 आयन का अपचयन हो जाता और हमें क्या मिल जाती है, एल्यूमिनियम धातु। तो तुम्हें एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करनी है, पर एल्यूमिना जो है वो आयन नहीं बनाता है। एल्यूमिना विद्युत का कुचालक होता है। जब एल्यूमिना Al+3 और O-2 आयन नहीं बनाता है तो एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन कार्य है, आसानी से नहीं होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं, ये विद्युत का कुचालक है, आता है एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन कार्य है। कठिन कार्य क्यों है, फिर क्लियर कर लो। विद्युत का कुचालक है, अगर ये टूट जाता Al+3 और O-2 आयनों में विद्युत का चालक हो जाता और अब तब आसानी से कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाती, पर अब नहीं होगी। अतः एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन कठिन कार्य है। यह वैद्युत अपघटन कठिन है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, एल्यूमिना का एक तो पहली बात क्वथनांक की बहुत ज़्यादा है। हमने एल्यूमिना पिघला भी लिया, पर पिघला लें और इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करें तब भी कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्ति ही नहीं होती, क्योंकि एल्यूमिना विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो ये तो बड़ी समस्या आ गई। हम वैद्युत अपघटनी विधि काम में ले रहे हैं और कैथोड पर को हमें प्राप्त होगा ही नहीं, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी ही नहीं,
क्या करें, बड़ी समस्या है। तो एक काम करते हैं, कौन सा काम अब समझो आप। हम एक काम करेंगे इसमें कि एल्यूमिना में दो पदार्थ मिलाते हैं। एक तो क्रायोलाइट जिसको बोलते हैं Na3LF6, ये भी एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट, ठीक है। और एक मिलाएंगे फ्लोरोस्पार CaF2, फ्लोरोस्पार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिना में क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार मिलाते हैं। इसके मिलाने से क्या होगा, जो मिश्रण बनेगा तीनों का मिश्रण, जब एल्यूमिना में आप क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिलाओगे, इस तीनों का मिश्रण का क्वथनांक 1173 केल्विन है। मतलब एक तो क्वथनांक घट जाएगा, ठीक है, और साथ में ये Al2O3 विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक भी बन जाता है। और जब विद्युत का ये चालक बन जाएगा तो आप समझ गए होंगे, तो ये आयनों में टूट जाएगा Al+3 और O-2, और जब ये आयनों में टूट जाएगा तो हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ लो ढंग से, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हॉल हेराल्ट विधि में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्यों मिलाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जब एल्यूमिना में हम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिलाते हैं तो इस मिश्रण का क्वथनांक 1173 केल्विन रह जाता है, जबकि एल्यूमिना का क्वथनांक कितना था, 23 केल्विन। और साथ में दूसरी बात, एल्यूमिना विद्युत का चालक बन जाता है, सुचालक बन जाता है। तो इसलिए इसमें इन दोनों चीजों को मिलाते हैं। तो हम ये बात लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं एल्यूमिना में क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, Na3AlF6। क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार मिलाते हैं, फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार मिलाते हैं, ठीक है, जिनकी मात्रा का अनुपात क्रमशः है, जिनकी मात्रा का अनुपात क्रमशः है 20:60:20 लेते हैं। मतलब समझ जाओ, 20 ग्राम एल्यूमिना लोगे तो 60 ग्राम क्रायोलाइट और 20 ग्राम फ्लोरोस्पार। मतलब सबसे ग्राम ज़्यादा कौन होगा इसमें, क्रायोलाइट, ठीक है। तो एल्यूमिना में आपने दोनों चीज़ मिला ली, क्रायोलाइट भी मिला लिया और फ्लोरोस्पार भी मिला लिया, ठीक है। इस मिश्रण का क्वथनांक कितना रहता है, जबकि खाली एल्यूमिना का क्वथनांक था 23 केल्विन, पर इस मिश्रण का क्वथनांक, मतलब ये मिश्रण आसानी से पिघल जाता है, इस मिश्रण का क्वथनांक 1173 केल्विन होता है, ठीक है। वह यह मिश्रण एल्यूमिना को विद्युत का क्या बना देता है, चालक बना देता है। तो कोई पूछ ले क्यों मिलाया जा रहा है, तो आप समझा सकते हैं। एल्यूमिना का क्वथनांक 23 के, भाई क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि क्रायोलाइट में ये दोनों क्यों मिलाए जाते हैं, इसमें एल्यूमिना में क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार क्यों मिलाते हैं, तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई एल्यूमिना जो होता है इसका क्वथनांक 23 केल्विन होता है, जो काफ़ी अधिक उच्च होता है। साथ में एल्यूमिना पिघली हुई अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। पूरे के पूरे को ऐसे कैसे लिख सकते हो, क्वथनांक 1173 केल्विन होता है। वह यह मिश्रण एल्यूमिना को विद्युत का चालक बना लेता है, विद्युत का क्या बना देता है, चालक। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये, विद्युत का चालक बना देता है। क्लियर, अच्छा अब पढ़ेंगे हम, यहाँ तो बेसिक जानकारी है। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी हॉल हेराल्ट विधि।
ठीक है, तो ये तो अपने जानकारी दी शुरू में कि हॉल हेराल्ट विधि में हम क्या काम लेंगे, इन तीनों पदार्थों का मिश्रण काम में लेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिना का या हम अब हॉल हेराल्ट विधि स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हॉल हेराल्ट विधि में स्टील का या स्टील से निर्मित, ऐसे लिख लो, एक बड़ा आयताकार टैंक प्रयुक्त करते हैं। एक बड़ा आयताकार टैंक प्रयुक्त करते हैं। स्टील का एक बड़ा सा आयताकार टैंक लेते हैं। इसमें ठीक है, स्टील का एक बड़ा सा आयताकार टैंक लेते हैं। यहां तक क्लियर? अब मेरी बात अगली सुनो। इस टैंक में कार्बन का स्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। भाई अब विद्युत अपघटन कराएंगे ना, क्योंकि अब ये एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक हो चुका है इन तीनों पदार्थों का मिश्रण बनाने पर। अब जब ये विद्युत का सुचालक हो चुका है एल्यूमिना, तो आपको पता ही है अब हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। तो हॉल हेराल्ट विधि में यही तो काम करना है हमें। स्टील से निर्मित एक बड़ा सा आयताकार टैंक लेते हैं जिसमें कार्बन का स्तर लगा होता है। कार्बन मतलब कोयले का, कार्बन का स्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझते हुए चलो। होता है जो कैथोड का कार्य करता है, कैथोड नेगेटिव का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, इस पात्र में ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होंगी। स्टील का पात्र है जिसमें कार्बन का स्तर लग रहा है, वो तो कैथोड का काम करता है। और इस पात्र में ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। इस पात्र में ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होती हैं, ग्रेफाइट की छड़ें लटकी होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करती हैं। ग्रेफाइट की छड़ लटकी होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। क्लियर? अच्छा, इस स्टील के पात्र में उपयुक्त तीनों पदार्थों का मिश्रण भरा जाता है। उपयुक्त तीनों पदार्थ समझ गए? एल्यूमिना, क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार। इस स्टील के पात्र में उपर्युक्त तीनों पदार्थों का मिश्रण भरा जाता है। मिश्रण भरा जाता है। मतलब तीनों पदार्थों का मिश्रण भरा जाता है। अब इसमें क्या करेंगे हम? विद्युत धारा प्रवाहित है इस पात्र में। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस पात्र में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए दो अवधारणा है। मतलब दो अलग अलग वैज्ञानिक, दो अलग अलग अवधारणा हमें बताती हैं कि इसमें अभिक्रियाएं कैसे होती हैं इस पात्र में। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं एक बात कह रहा था आपसे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विधि में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें समझाने के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। मतलब जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें दो अलग अलग अवधारणाओं से समझाया जाता है, दो अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है। तो हम यही बात देखते हैं। अब आगे देखो,
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ढंग से समझते चलो एक एक शब्द को। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विधि में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम इस विधि में प्रयुक्त होने वाले मतलब नामांकित चित्र देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था स्टील का एक बड़ा सा आयताकार पात्र लेते हैं। ये स्टील का पात्र है। ठीक है, एक बड़ा सा आयताकार पात्र, ढंग से देख लो। ये स्टील का पात्र लेते हैं हम इस विधि में। ये स्टील का बड़ा सा आयताकार पात्र है जिसमें कार्बन का स्तर लगा होता है। ये अंदर की तरफ किसका स्तर लग रहा है? इसमें कार्बन का, मतलब ये कार्बन का लेप छड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये लग रहा है इसमें कार्बन का स्तर। क्लियर? अच्छा, इसमें ग्रेफाइट की छड़ लटकी होती हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ लटकी हुई है। ठीक है, किसकी छड़ है? ये ग्रेफाइट की। ये लो भाई, ग्रेफाइट की छड़ें इसमें लटकी हुई हैं, जो किसका काम करती हैं? एनोड का। और एनोड का चिन्ह क्या होता है? पॉजिटिव। और ये कार्बन का स्तर किसका काम करता है? कैथोड का। और कैथोड का चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर भरा क्या जाएगा? आपको पता ही है। इसमें भरा क्या होता है? मिश्रण। किस किस का मिश्रण भरते हैं? ये भर दिया हमने। ये इसमें भरा है Al2O3, क्रायोलाइट, Na3, AlF6 व फ्लोरोस्पार CaF2 का मिश्रण भरा हुआ है इसके अंदर। जब आप दोस्तों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो ये जो कैथोड है इस पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी। भाई ये Al2O3 विद्युत का चालक हो जाता है, तो ये Al2O3 इस तरह से टूटेगा Al+3 में। इससे Al+3 आयन आएंगे जो कैथोड पर जाएंगे। कैथोड पर आपको एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी जो पिघली होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाती है। कैथोड पर बनेगी जो पिघल पिघल करके नीचे एकत्रित हो जाती है। और इसमें एक अलग से निकासदार बना होता है। किसको निकालने के लिए? इस धातु को निकालने के लिए। ये कौन है? एल्यूमिनियम धातु पिघली हुई। इसमें ये निकास द्वार है, इससे एल्यूमिनियम धातु को हम बाहर निकाल लेते हैं जो इसमें बनती है। तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ये होलराल्ट विधि के लिए नामांकित चित्र हो गया। मैं इस चित्र को एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ और इस विधि को कंटिन्यू आगे करता हूँ। मैंने कहा था कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विधि में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अवधारणा की, कि इसमें अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। इसको दो अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम अवधारणा की। ये अधिक मान्य है, मतलब दो अवधारणा है जिनमें से ज़्यादा मान्य कौन सी है? प्रथम अवधारणा। ठीक है, ये अवधारणा क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार आपको पता ही है, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था Al2O3 विद्युत का चालक हो जाता है, मतलब वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं इस अवधारणा के अनुसार Al2O3
आयनित हो जाता है। आयनित मतलब आयनों में टूट जाता है, क्योंकि विद्युत का चालक हो जाएगा, और विद्युत का चालक जब भी तो होगा जब ये आयनों में टूटेगा। तो Al2O3 आयनों में टूट जाएगा। Al2O3 जब आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 Al+3 और 3 बनेंगे O-2। तो इस तरह से ये आयनों में टूट जाता है। ठीक है। धनायन कहाँ जाएंगे, विद्युत अपघटन में धनायन आपको पता ही है कैथोड पर जाते हैं। तो कैथोड की अभिक्रिया क्या होगी, कैथोड की अभिक्रिया, कैथोड पर Al+3 आयन जाते हैं, कैथोड पर इनका अपचयन होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम धातु बनाते हैं। सही है। अतः कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, लिख सकता हूँ। यही बात बताया था मैंने, कैथोड पर कार्बन के स्तर पर एल्यूमिनियम धातु बनती है, जो पिघली होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाती है, पिघलकर नीचे आ जाती है, पिघली हुई तो होती है वो गलित हुई अवस्था में। अतः कैथोड पर Al धातु प्राप्त होती है, प्रथम अवधारणा चल रही है। अब एनोड पर क्या होगा, तो एनोड की अभिक्रिया देखो, ये प्रथम अवधारणा की बात कर रहा हूं मैं। एनोड की अभिक्रिया, एनोड पर कौन से आयन जाते हैं, O-2 रेनायन। अरे एनोड जो है ये ग्रेफाइट की छड़ी तो है और धनावेशित है, तो इसकी ओर रेनायन जाएंगे O-2 आयन। O-2 आयन जाएंगे, ये O बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, आवेश में वृद्धि ऑक्सीकरण, O-2 से आवेश 0 ऑक्सीकरण। तो एनोड पर O-2 आ जाएंगे, O पर चूर्ण बनाएंगे, फिर ये O परमाणु आपस में जुड़ेंगे और O2 गैस बनाएंगे। ठीक है। और ये जो O2 गैस बनती है ये ग्रेफाइट से क्रिया करती है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन ही तो है, अरे ग्रेफाइट भी तो कार्बन का पररूप है। तो कार्बन से फिर ये ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है और 2 प्रोडक्ट बनाती है, CO और CO2। मतलब 2CO 2CO2, बैलेंस कर लो, 4C 3O2। देखो ऑक्सीजन गैस बनी एनोड पर, O-2 आए गए जिसने ऑक्सीजन परमाणु बनाए, ये ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ करके O2 बनाते हैं, O2 गैस, और ये कार्बन से क्रिया कर लेगी ग्रेफाइट कैसे, तो CO और CO2 गैस बनेगी। तो हम कह सकते हैं एनोड पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, प्रथम अवधारणा के अनुसार। तो ये आपके समझ में आया होगा, ऐसा कोई कठिन नहीं है। तो कैथोड पर तो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। ये प्रथम अवधारणा अधिक मान्य है। एक अवधारणा और बताऊंगा, तो एक काम करो, इसको यहाँ से नोट करो, पहले ये लिखो, डायग्राम बनाओ और ये प्रथम अवधारणा के बारे में लिख लो। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे कंप्लीट नोट करो। हाँ तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, एक द्वितीय अवधारणा के बारे में और देखते हैं। देखो द्वितीय अवधारणा, इसको मिटाई देता हूं। देखो अब हम देखते हैं द्वितीय अवधारणा, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि की द्वितीय अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार सर्वप्रथम क्रायोलाइट अपघटित होता है, टूटता है मतलब है ना। जबकि प्रथम अवधारणा में बॉक्साइट एल्यूमिना आयनित होता था, और द्वितीय अवधारणा के अनुसार सर्वप्रथम क्रायोलाइट अपघटित होता है। वो इस तरह से टूटता है क्रायोलाइट, Na3Al(F)6 है ना ये, तो ये टूट जाएगा, 3 NaF इस तरह से अपघटित होता है। 3 तो NaF बन जाएंगे और 1 बन जाएगा Al(F)3। तो इस तरह से टूट जाता है कौन, क्रायोलाइट। ठीक है।
फिर AlF3 आयनित होता है। द्वितीय अवधारणा कह रहा हूं मैं। कौन आयनित होता है? AlF3। ये टूटता है Al+3 और 3F- में। ठीक है, तो अब कैथोड की अभिक्रिया। कैथोड पर को आपको पता ही है कौन से आयन जाएंगे? Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम। लड़का एक बात सोच रहा है कि एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया हमको, पर आप ढंग से समझो तो ये एल्यूमिनियम क्रायोलाइट से मिला है। ये टूटा, फिर AlF3 टूटा और Al+3 से एल्यूमिनियम बना, तो ये तो क्रायोलाइट का एल्यूमिनियम बना है। अभी एल्यूमिना का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम की प्राप्ति थोड़ी हुई है, ये तो हमें क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति हुई है। ठीक है। अच्छा, एनोड पर क्या होगा? एनोड की अभिक्रिया ढंग से समझते चलना, जब समझ में आएगी ये द्वितीय अवधारणा। एनोड पर F- आयन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके फ्लोरीन परमाणुओं का निर्माण करेंगे। सही है। ये फ्लोरीन परमाणु Al2O3 से अभिक्रिया द्वारा एनोड पर ही हो रहा है ये सब काम। एनोड पर फ्लोरीन परमाणु बन गए। ये फ्लोरीन परमाणु Al2O3 से अभिक्रिया द्वारा AlF3 निर्माण करते हैं। तो ये फ्लोरीन परमाणु अब Al2O3 से रिएक्शन चालू होगी। Al2O3 से ये फ्लोरीन परमाणु आपस में क्रिया करेंगे और बनाएंगे AlF3। बैलेंस नहीं हो पा रही है शायद, और संग में ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ मुझे 2 लगाना चाहिए, जिससे 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 4, तो यहाँ 4 लगा दें और यहाँ 12 लगा देते हैं। तो तुम देखो हुआ क्या। कैथोड पर एल्यूमिनियम मिला, पर यह एल्यूमिनियम क्रायोलाइट से मिला। एनोड पर फ्लोरीन आयन गए AlF3 के, फ्लोरीन परमाणु बना। और ये एनोड पर जो फ्लोरीन परमाणु बना ग्रेफाइट की छड़ों पर, वो Al2O3 से क्रिया करके नहीं फ्लोरीन परमाणु AlF3 का निर्माण कर लेते हैं। फिर ये AlF3 टूट जाएंगे दोबारा। ठीक है। ये AlF3 पुनः आयनित, पुनः लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आयनित हो जाते हैं। समझने की कोशिश करो, उसको बाद में देखते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनी है एक तरह से और AlF3 बना है। ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस एनोड के कार्बन से अभिक्रिया द्वारा CO2 गैस बना लेती है। C+O2 CO2। मेरी बात को ढंग से समझ लो। देखो एनोड की अभिक्रिया कैसे हुई। एनोड पर फ्लोरीन परमाणु बने। फ्लोरीन परमाणु Al2O3 से क्रिया करके एनोड पर ये दोनों उत्पाद बनेंगे और ऑक्सीजन गैस एनोड के कार्बन से, ग्रेफाइट का है ना CO2 गैस, तो एनोड पर CO2 गैस बन गई। और ये AlF3 टूट जाएगा अब किस में? Al+3 और F- में। निर्मित AlF3 Al+3 व F- में आयनित हो जाता है। बड़े ध्यान से, बड़ी गुटपटांग है। AlF3 तुरंत टूट जाएगा और ये Al+3 आयन कैथोड पर एल्यूमिनियम मिला देंगे। अब ये Al+3 आयन जो कैथोड पर एल्यूमिनियम बनाएंगे, ये किसके हैं? एल्यूमिना के। क्यों? क्योंकि ये Al2O3 से Al आया है, AlF3 टूटा Al+3 और F- में, और जो ये Al+3 आयन बनेंगे ये अब कैथोड पर एल्यूमिना बना लेते हैं। ये Al+3 कैथोड पर
एल्यूमिनियम बना लेते हैं। बात को समझो, देखो क्या सिस्टम चला, पूरी बात को समझना। तृतीय अवधारणा ये कह रही है कि सर्वप्रथम किसका अपघटन हुआ? सर्वप्रथम अपघटन हुआ क्रायोलाइट का। NaF और AlF3 बने, क्लियर। और ये AlF3 जो हैं ये टूट जाएंगे Al+3 और F- में। कैथोड पर Al+3 आयन धनायन जाएंगे कैथोड पर और एल्यूमिनियम बना लेंगे। तो कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मिल गई, पर ये एल्यूमिनियम धातु मिली किससे? आपको ढंग से समझ रहे हो तो ये क्रायोलाइट से मिली। एनोड पर क्या प्रोसेस चलती है? एनोड पर F- आयन जाते हैं, वे फ्लोरीन बनाते हैं, और ये फ्लोरीन परमाणु Al2O3 से जो बर्तन में है उससे क्रिया करके AlF3 बना लेता है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है जो कार्बन से क्रिया करके CO2 बना लेती है। तो एनोड पर CO2 गैस बनी, द्वितीय अवधारणा ये कह रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बची? एनोड पर AlF3 जो टूट जाएगा Al+3 और F- में, और ये AlF3 अब कैथोड पर एल्यूमिनियम बनाएंगे। तो ये एल्यूमिनियम जो बनेगी कैथोड पर ये Al2O3 से मिल रही है। तो इस तरह से Al2O3 से एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। द्वितीय अवधारणा इस तरह से समझाती है हमें। बड़ी जटिल प्रोसेस है, पर अधिक मान्य कौन सी है? प्राथमिक। पेपर में होल हेराल्ट विधि आ जाए तो हमें तो दोनों ही अवधारणा लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बुक में दोनों ही दे रखी हैं। आप इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, लास्ट में इसको ढंग से समझना, खूब ढंग से समझ लेना, मेरी बात को बार बार सुन लेना, वीडियो को भी पापा से रिपीट कर लिया करो। तुमको ऑनलाइन क्लास में ये फायदा है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लो, फिर समझ में बैठ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक लास्ट में एक टॉपिक और देखते हैं। हमने पढ़ा पहले हेमेटाइट से आयरन की प्राप्ति, फिर हमने पढ़ा कॉपर पायराइट से कॉपर की प्राप्ति, फिर हमने पढ़ा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति। अब एक ये और देख लेते हैं, पेपर में आ जाए कहीं। जिंक ब्लेंड से, थोड़ा सा याद रखें, जिंक की प्राप्ति। एक टॉपिक और, ठीक है, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड से जिंक धातु की प्राप्ति पढ़ रहे हैं। यह निम्न पदों में संपन्न होती है। संपन्न होती है। सबसे पहला पद आपको पता ही है, बार बार वही कह रहा हूं मैं। सबसे पहले चूर्णीकरण करते हैं। पहला पद चूर्णीकरण, जिंक ब्लेंड का जॉ क्रशर, नाम मशीन याद हो गई होंगी अब तो खूब ढंग से। वह स्टाम्प मिल की सहायता से, वह स्टाम्प मिल की सहायता से चूर्णीकरण करते हैं। ठीक है, चूर्णीकरण के बाद नंबर 2 सांद्रण। जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है ZnS, तो इसका सांद्रण कौन सी विधि से करेंगे? झाग प्लवण विधि से। लिख सकते हो ZnS जिंक ब्लेंड का सांद्रण झाग प्लवन विधि, जो आप पहले पढ़ चुके हो, से करते हैं। ठीक है, फिर पढ़ोगे सांद्रण होने के बाद भर्जन करोगे। सल्फाइड अयस्क है इसलिए भर्जन होगा। अगर ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रोक्साइड अयस्क होता तो हम उसका निस्तापन करते हैं परावर्तनी भट्टी में। (1200 केल्विन ताप पर वायु की उपस्थिति में, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है ना, में
जेडनेस को गर्म करते हैं, जिससे क्या प्राप्त होगा? जेडनो, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। भाई वर्जन क्यों कराया जाता है? सल्फाइड अयस्क को वर्जन इसलिए कराया जाता है सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए। अरे सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए। तो आप लिख सकते हो सिंपल, जेडएनएस प्लस O2 क्या बनेगा? जेडएनओ प्लस SO2। बैलेंस कर लो। दो, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2। सही है। तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से हमें 1200 केल्विन ताप पर जेडएनएस से जेडएनओ प्राप्त हो जाता है। अब नंबर 4 क्या करोगे? प्रगलन। जिंक के, आयरन के अयस्कों का, ऑक्साइड अयस्कों का या ऑक्साइडों का हम क्या करते हैं? प्रगलन। कार्बन या कोक की उपस्थिति में 1673 केल्विन ताप पर। भाई प्रगलन में अब चाहे कौन होता है? कोक होता है, ये बताया होगा आपको। तो कोक की उपस्थिति में 1673 केल्विन ताप पर जेडएनओ, जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जिससे जिंक धातु प्राप्त होती है। जिसमें फास्फोरस, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। यह है जिंक जिसमें अशुद्धियां हैं। जिंक स्प्लेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जिंक स्प्लेंटर कहलाता है। तो आपको जिंक धातु मिल जाएगी जिसमें अशुद्धियां होंगी, फास्फोरस, एल्यूमिनियम आदि की। और इस जिंक को हम बोलते हैं जिंक स्प्लेंटर, जिसमें अशुद्धि हैं। और जिंक का लास्ट में आपको पता ही है शुद्धिकरण करेंगे। सभी धातुओं का शुद्धिकरण होता है और जिंक का शुद्धिकरण हम आसवन विधि से करते हैं। ध्यान है ना, जिन धातुओं का क्वथनांक कम होता है। ठीक है, रिएक्शन लिख सकते हो। आपको जेडएनओ मिल चुका है। कार्बन आप चाहे लोगे, टेम्परेचर कितना? 1673 केल्विन। और जिंक धातु मिल जाएगी और संग में CO गैस, ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट रूप में पढ़ा जिंक ब्लेंड से जिंक की प्राप्ति। तो ये भी आपके इजीली समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा कठिन नहीं है। फटाफट वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे भी आप नोट करो। हाँ तो दोस्तों, अब इसके बाद इस चैप्टर में कोई छोटे मोटे टॉपिक बीच में रह गए हैं। जैसे एक तो तुम कह रहे थे टाइटेनियम व जेरकोनियम की बोन आर्किल विधि रह गई है। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे। और कोई जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, एक रद्दी लोहे के बारे में है, रद्दी कॉपर के बारे में। तो ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक हैं उनको पढ़ लेंगे और कल इसके बुक के क्वेश्चन और कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, कल इसकी लास्ट वीडियो बनेगी। आज के लिए सफिशिएंट है, इसको आप कर लेना ढंग से। एक लास्ट वीडियो इसकी कल, इसमें कोई छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं वो कर लेंगे। एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो रह रहे हैं। और इसके बुक के क्वेश्चन अगर आपको थ्योरी चैप्टर की ढंग से याद है तो बुक के क्वेश्चनों में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो आज आपका काम क्या होगा, इस चैप्टर के थ्योरी को, मैं इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, तो आज आप इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट एक बार पढ़ लेना, ताकि कल जब हम बुक के क्वेश्चन करें तो आपको इंटरेस्ट आए। दोस्तों, अगर आपको बुक की जो कॉपी में आपको इस चैप्टर की थ्योरी बताई गई है, लिखाई गई है, वो आपको याद नहीं है तो बुक के क्वेश्चनों में आनंद नहीं आएगा।
और एक बार आपसे एक बात और कह देता हूँ, पेपर में अधिकांश क्वेश्चन जो आते हैं वो बुक के क्वेश्चन ही आते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन किताब के पूछे जाते हैं, इसलिए बुक के क्वेश्चनों को भी आप कॉपी में नोट करें। वो जो PDF फाइल आपको डाली गई है उसमें बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको जब बुक के क्वेश्चन समझाए जाएँ तो उन्हें भी आप नोट कर लिया करो। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे उसको नोट कर लिया करो, उसका आंसर जो सिंपल है। अब मान लो आ गया निकेल की मांड विधि, तो उसको तो वो तो पहले से लिखी हुई है, समझ गए। तो अब आपका काम समझ गए आज का। आज इस चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ लेना वापस। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 8-9 वीडियो ही तो है, आप पढ़ लेना। अगर आपके पास नोट्स हैं, PDF फाइल है, तो उसमें से आप इसको पढ़ लो और पढ़ करके कल तैयार हो जाओ बुक के क्वेश्चन करने के लिए। सुबह 6 बजे आपको बुक मिलेगी वीडियो, और बुक के क्वेश्चनों को आप कर लेना। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बुक वीडियो पर अपना रेस्पॉन्स दिया करो, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये एक छोटा सा चैप्टर था। अब दोस्तों आपको एक बात और सूचित कर देता हूँ मैं, ये 6ठा चैप्टर है, इसके बाद हम 7वें चैप्टर को ड्रॉप करेंगे बीच में से, क्योंकि 7वां चैप्टर है P ब्लॉक और काफ़ी लेंथी चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो उसको बाद में आपको आसानी से, हाँ ऐसा नहीं है ऑनलाइन तो उसको पढ़ाया जाएगा, पर लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो उसको क्लास में पढ़ें, ज़्यादा मज़ा आएगा। लेंथी चैप्टर है, मैं उसको ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। कई स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ये सोचेंगे कि सर इसको चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे पर उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। और स्कूल खुल जाता है तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं स्कूल में पढ़ाऊँगा ही से, है ना। मतलब मैं इसको 2 बार पढ़ा दूँगा, एक बार ऑनलाइन और एक बार क्लास में। कौन से चैप्टर को? P ब्लॉक को, जो 7वां चैप्टर है, ठीक है। पर जो ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हमारे, जो राजस्थान के विभिन्न कोनों से, विभिन्न जगह से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और ये चैप्टर आपको ऑनलाइन भी पर अंत में पढ़ाया जाएगा, लास्ट में। तो इसके लिए बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा भी टाइम ख़राब करें हम, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 9, मतलब सीक्वेंस जारी रहेगा, पर बीच में से एक चैप्टर छोड़ दिया गया है, चैप्टर नंबर 7। आपको लगातार चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ाए गए हैं, 7 को हम ड्रॉप कर देंगे, 8, 9, 10, 11, 12 आगे चलते चले जाएंगे। और देखो संभावना है कि जो कोर्स कम हो वो लास्ट में से ही कम होगा, तो अपन तो कंटिन्यू चलते रहते हैं, अभी कोई लास्ट पर हम पहुँचे भी नहीं हैं। हम चैप्टर नंबर 8 और 9 वो छोटे चैप्टर हैं, उन्हें फटाफट कंप्लीट कर लेंगे और उनका वेटेज भी ज़्यादा है। 9वां चैप्टर 4 नंबर का है, 8वां चैप्टर 3 नंबर का है। इजी चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आएंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।